हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर नीलम शर्मा है और आज हम नेट एजुकेशन के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न पत्र 2022 का हल प्रश्न पत्र 2022 को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन स्कूल ऑफ फिलोसफी रिजेक्ट्स द वैदिक ऑथोरिटी। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र का कौन सा भारतीय संप्रदाय वैदिक प्राधिकार को नहीं मानता। नंबर 1 है सांख्य फिलोसफी, सेकंड है न्याय फिलोसफी, थर्ड है चारवाक फिलोसफी, फोर्थ है वैशेषिक फिलोसफी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो सही उत्तर है वो है चारवाक फिलोसफी। चारवाक फिलोसफी ऐसी है जो वेदांत दर्शन को नहीं मानती है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। A social process takes place when there is, एक सामाजिक प्रक्रिया तब घटित होती है जब वहाँ होता है नंबर 1 ऑप्शन समन्वयन, नंबर 2 सेकंड ऑप्शन आत्मसातीकरण, नंबर 3 ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, नंबर 4 ऑप्शन द्वंद्व। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो सही आंसर है वो है एन, एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातीकरण। कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम सामाजिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं तो हम आत्मीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है तो जो तब घटित होती है जब व्यक्ति या समूह एक प्रमुख या मेजबान समाज के सांस्कृतिक मानदंडों, मूल्यों, व्यवहारों को अपनाते हैं। यानी कि जिस समाज में हम रहते हैं, जब वहाँ की सारी चीज़ें अपनाते हैं और उनको आत्मसात करते हैं, उनको अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, तभी क्या होती है कि एक सामाजिक प्रक्रिया सही तरीके से घटित होती है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, which of the following perspective examine how family members and intimate couples interact on a daily basis and arrive at a shared understanding of their situation। तो हिंदी में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य इस कथन की जांच करता है, परिवार के सदस्य आत्मीय दंपति दैनिक आधार पर पारस्परिक अंतर्य करते हैं और यानी अपनी स्थिति के बारे में साझा समझ तक पहुँचते हैं। परिवार के सदस्य आत्मीय दंपति दैनिक आधार पर पारस्परिक अंतर्क्रिया करते हैं, यानी अपनी स्थिति के बारे में साझा समझ तक पहुंचते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में आपको सही बताना है और 4 ऑप्शन पढ़ देती हूँ, आप लोग गैस करना। सही उत्तर तो मैं बताऊँगी, उससे पहले आप लोग गैस करना। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पर्सपेक्टिव, फंक्शनल थ्योरी पर्सपेक्टिव, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी पर्सपेक्टिव, कन्वर्सेशन थ्योरी पर्सपेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, आप भी थोड़ी सी इसमें समझ लगाइए और सोचिए कि परिवार के सदस्य और आत्मीय दंपति दैनिक आधार पर पारस्परिक अंतर्क्रिया करते हैं और यानी अपनी स्थिति के बारे में साझा समझ तक पहुंचते हैं। आप भी स्टूडेंट्स अपने घर परिवार में बातचीत करते हैं, अपनी समस्याओं को अपने माता पिता के साथ रखते हैं, वो आपको सॉल्यूशन देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कौन सी पर्सपेक्टिव होगी, कौन सी पर्सपेक्टिव सही होगी, गैस करिए। 1 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि सोशल इंटरेक्शन थ्योरी पर्सपेक्टिव, इसको कहा जाता है सोशल इंटरेक्शन थ्योरी पर्सपेक्टिव, सामाजिक अंतक्रिया ही इसको कहा जाता है। स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है, केयर एजुकेशन हैज़ बीन फोकस्ड बाई। केयर एजुकेशन नामक एक पुस्तक है, एक बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है। आपने भी पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। कई सारी जो हैं हमारी 3-4 जो हमारे दर्शन शास्त्री महिलाएं हैं, वो उनमें से एक है। आप गैस कर सकते हैं, गैस करिए। तब तक मैं आपको ऑप्शंस बताती हूँ। पहला ऑप्शन है पाउलो फेरे, सेकंड ऑप्शन है नेल नॉर्डिंग्स, थर्ड ऑप्शन है वेलेस्ली क्राफ्ट, फोर्थ ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी स्टूडेंट्स। तो आप अंदाजा लगाइए, आप गैस करिए क्या होना चाहिए। 1 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। लगाया गैस? तो सही आंसर मैं दे देती हूँ आपको। इसका सही आंसर है नेल नॉर्डिंग्स। 5th क्वेश्चन है, which of the following is not an input function of structural functional analysis as specified by Gabriel Almond।
निम्नलिखित में से कौन गैबरियल एलिमेंट द्वारा बताए गए ढांचागत कार्यात्मक विश्लेषण का आगत कार्य नहीं है? इसके ऑप्शन हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, रूल एप्लीकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और फोर्थ है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। देन स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है रूल एप्लीकेशन, नियम का अनुप्रयोग। ढांचागत कार्यात्मक विश्लेषण का आगत कार्य नहीं है। ढांचागत यानी कि कोई सिस्टम है, उसका जो इनपुट जो एक्शन है वो नहीं है, तो वो क्या नहीं है, वो रूल एप्लीकेशन। क्योंकि रूल तो आपको किसी भी काम को करने से पहले, नियम तो आपको पहले बनाने पड़ते हैं। नियम इनपुट थोड़ी होता है, नियम तो आप पहले कोई चीज़ इस्टेब्लिश करेंगे ना आप लोग, उसके बाद नियम बनाएंगे। पहले तो ढांचागत कोई चीज़ बनाएंगे, उसके बाद आप रूल्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है रूल एप्लीकेशन। 6th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिकरिंग इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से क्या अनुवर्तनीय संस्थागत लागत है? यानी कि जिसको हम दोबारा से नहीं प्राप्त कर सकते, एक बार लगा ले दोबारा हमें अनुवर्तनीय, नॉन रिकरिंग इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट इन इंडिया, यानी कि जिसको हमने एक बार कर दिया उसको बार बार उस जो लागत हमने लगा दी। यदि स्टूडेंट ऐसा समझिए कि आप कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर फर्नीचर की व्यवस्था करते हैं, तो फर्नीचर की व्यवस्था करते हैं आप एक बार करते हैं ना, जो उनके एम्प्लॉय जो होते हैं उसमें उनको तो आपको देनी पड़ती है सैलरी, हर महीने देनी पड़ती है। लेकिन एक बार आप जब ले आते हो सारा फर्नीचर, तो आपको दोबारा तो नहीं लाना, हर महीने तो नहीं लाना पड़ता ना। तो इसका यही आंसर सही है कि फर्नीचर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार रिकरिंग, जिसको जो नॉन रिकरिंग इंस्टीट्यूशनल कॉस्ट में आती है। 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ ए पॉलिसी? कि निम्नलिखित में से कौन नीति के विकास को विश्लेषित करने के एक उपकरण के रूप में प्रयोग होता है? नीति के विकास को विश्लेषित करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रयोग होता है। तो स्टूडेंट्स, नीति का विकास यानी कि जब भी आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, उसको हम डेवलप करते हैं, तो उसको डेवलप करने में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या एक मुख्य सी बात है जिसका हमें ध्यान रखना होता है? तो पहला है पॉलिसी डिसीजन, दूसरा है पॉलिसी असेसमेंट टूल, तीसरा है पॉलिसी एनालिसिस टूल, चौथा है पॉलिसी साइकिल। तो स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन नीति के विकास को विश्लेषित करने के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं? यानी कि स्टूडेंट्स, हमने पैसा लगाया किसी इंस्टीट्यूशन में, हमने उसको पैसा लगा दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्यान्वयन किया उसको, फिर उसको क्या किया, कार्यान्वयन किया, फिर सबसे पहले हमने एजेंडा सेटिंग किया कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमने समस्या को परिभाषित किया, उसके बाद फिर हमने नीति उपकरण चयन किए, उसके बाद हमने कार्यान्वयन किया, उसके बाद प्रवर्तन चयन किया, उसके बाद हमने मूल्यांकन किया। तो स्टूडेंट्स, ये सारा एक साइकिल होता है। पूरी एक चक्रीय वो होती है, एक तरीका चक्रीय मेथड होता है कि हम किस तरीके से वहाँ के जो है, हम किस तरीके से नीति के विकास को एग्जामिन करें, मूल्यांकन करें कि हाँ जो लक्ष्य हमने बनाया था वो वहाँ तक हमारा कार्य पूरा हुआ कि नहीं। यानी कि यदि हमने माना कि 1000 रुपये हमें किसी काम में 1000 रुपये बचते हैं, तो हमें शुरू से लेकर आखिर तक सारे कार्य की विश्लेषण करना होता है और देखना पड़ता है कि यहाँ आगे 1000 रुपये बचे या नहीं बचे। ये तो एक ऐसा हो गया कि एक बिजनेस का हो गया। लेकिन यदि हमें कोई पॉलिसी बनानी है, किसी भी उसके लिए पॉलिसी बनानी है किसी कार्य के लिए, तो उस पॉलिसी को अब देखना है कि वो पॉलिसी को हमने कितना प्राप्त किया है, कि वो वहाँ तक सटीक हुई नहीं। उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि वो जिस पर्पज़ के लिए हमने वो पॉलिसी बनाई थी, वो पर्पज़ वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रपोज्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम? नई शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों को सूत्रबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव दिया है? क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपेक्षित
अधिगम प्रतिफलों को सूत्रबद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रस्ताव दिया है? नंबर 1 है जनरल एजुकेशन काउंसलिंग। कौन सा? 2020 में उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफलों को सूत्रबद्ध करने के लिए। दोबारा से इंग्लिश में सुन लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन प्रोपोज्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 to 2020 टू फ्रेम द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम फॉर हायर एजुकेशन प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर क्या है? पहले हम आपको 4 ऑप्शन बताते हैं, उसमें से आप लोग गैस करिए। 1 सेकंड का आपको समय मिलेगा। आप गैस नहीं कर पाए तो सही आंसर मैं दूंगी, और उसको जहाँ आवश्यक होती है, जहाँ नेसेसरी होता है, वहाँ मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ, एक्सप्लेन भी करूँगी और करती रही हूँ। फर्स्ट है जनरल एजुकेशन काउंसलिंग, सेकंड है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसलिंग, थर्ड है नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोर्थ है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही है स्टूडेंट? फर्स्ट क्वेश्चन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, जनरल एजुकेशन काउंसलिंग। अब क्यों है? उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणाम तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा परिषद का प्रस्ताव किया गया है। NEP 2020 की सफलता के लिए GEC सबसे महत्वपूर्ण ऊर्ध्वाधर है, और इस प्रकार यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आत्मा है। GEC विद्यालय शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा विकसित करेगा। स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन है कलेक्टिव मोनोलॉग लीड्स टू एगोसेंट्रिक स्पीच विच साइकोलॉजिस्ट व्यूड दिस स्ट्रॉन्गली। ये एक फैक्ट टाइप क्वेश्चन है। सामूहिक एकालाप अहम केंद्रित वाक को संचालित करता है। इस विचार को किसने प्रबल रूप से समर्थन किया है? स्टूडेंट, जीन पियाजे का नाम तो आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इस नाम से। तो जीन पियाजे है, लेव वाइगोत्स्की है, सिगमंड फ्रायड है, कार्ल रोजर्स है। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आप गैस करिए कौन सा नाम हो सकता है। हाँ, सही पहचाना आपने, जीन पियाजेट। जीन पियाजेट जो है, पियाजे जो है इसका सही आंसर है। आप जानते हैं कि जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो उनमें से है। स्टूडेंट्स, 10th क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ इज द फुल हार्मोनियस फंक्शनिंग ऑफ द होल पर्सनैलिटी हु गेव द मीनिंग ऑफ मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का समग्र सुसंगत कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य का यह अर्थ किसने बताया? 4 ऑप्शन है स्टूडेंट्स, लैडल ली, कुपुस्वामी, हेडफील्ड जे, क्रो एंड क्रो। तो स्टूडेंट्स, सी ऑप्शन सही है, हेडफील्ड जे, हेडफील्ड जे। जेम्स आर्थर हेडफील्ड, जिन्हें सामान्यतः जे हेडफील्ड के नाम से जाना जाता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस द मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग इन 1932। 1932 में किसने समेकित रेटिंग्स की विधि को प्रस्तुत किया है? तो स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है। आप गैस करिए क्या हो सकता है। थॉर्नडाइक, लिकर्ट, डेनिस, थॉमसन, हल क्लार्क। तो स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लिकर्ट डेनिसिस। 12 क्वेश्चन है प्राइवेट स्पीच लीड्स टू सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर। प्राइवेट स्पीच लीड्स टू सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर विच साइकोलॉजिस्ट व्यूड दिस स्ट्रॉन्गली। हिंदी में इसको देख लेते हैं। व्यक्तिक वाक आत्मनियंत्रित व्यवहार को संचालित करना कौन सा मनोवैज्ञानिक इस विचार को दृढ़तापूर्वक मानता है? तो स्टूडेंट, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कार्ल रोजर्स, लेव वाइगोत्स्की, सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे। तो स्टूडेंट्स, इसमें सही आंसर कौन सा होगा चारों में से? 1 सेकंड आपको दिया जाता है, गैस करिए। लेव वाइगोत्स्की इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ही ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ सजेशन देने हैं और मेरी वीडियो को कुछ सजेशन देने हैं और उसके बारे में कुछ बताना है कि मुझे कहाँ सुधार करना है, कैसे सुधार करना है, तो स्टूडेंट्स आप उसको मैसेज बॉक्स में आप उसको टाइप कर सकते हैं। और अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
स्टूडेंट्स बाय बाय।